साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे और यह निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। उसमें आपके लिए है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर आपका अनुच्छेद 3 में आपके लिए उल्लेख है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। देखिए, कुछ समय से सरकार क्या करती है कि बहुत सारे राज्यों के नाम चेंज कर देती है या फिर किसी शहर का नाम चेंज कर देती है, ठीक है ना, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण कर देती है। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो सीमा है उसमें चेंज आते हैं। और कोई राज्य, जैसे हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, इस प्रकार से इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 3 में है। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 14 के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 14 आपके लिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। तो कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 करता है। यह अनुच्छेद ब्रिटेन और यूएसए से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से कानून के समक्ष समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में जिसको रखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की गई है, जिसमें सरकारी नौकरी में आरक्षण इसी के आधार पर प्राप्त होता है ना। 15(4), 16(4) जो आर्टिकल है उसमें आरक्षण जो सरकारी नौकरी में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को गया है, तो इसमें अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन की बात करता है, यानी कि छुआछूत की समाप्ति अनुच्छेद 17 में रखी गई है। यह आपके लिए समानता के अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। फिर आपके लिए नेक्स्ट कि, लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अस्पृश्यता का या छुआछूत का उन्मूलन है, उसमें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा इस छुआछूत को दंडनीय अपराध माना जाता है। तो 1955 का ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसके द्वारा अनुच्छेद 17 के इस प्रावधान को मजबूती प्रदान की गई है। फिर आपके लिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी आप किसी भी उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो जो आपने पढ़ा होगा, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे जो अवार्ड हैं, भारत सरकार उसको प्रदान करती है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही इसको दिया जाता है। फिर है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभी जगह घूमने की स्वतंत्रता, राज्य के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता और निवास के साथ साथ व्यापार करने की आज़ादी भी आपके लिए आर्टिकल 19 देता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में मिलती हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी इसमें स्वतंत्रता है वह असीमित स्वतंत्रता नहीं है। उसमें आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत कुछ रोक टोक भी लगाई गई है कि आपको कितना बोलना है, उसकी लिमिट क्या है। शांतिपूर्वक इकट्ठे होना है, सम्मेलन करना है, लेकिन उसमें
सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अस्त्र शस्त्र लेकर इकट्ठे नहीं होना है ना। सभी जगह घूमने की आज़ादी है, लेकिन जहाँ पर लोक व्यवस्था भंग हो रही हो वहाँ पर आपको जाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा किसी भी भाग में निवास नहीं कर सकते आप। यदि वहाँ पर कोई संवेदनशील क्षेत्र है तो वहाँ जाने से रोका जा सकता है। इस प्रकार से व्यापार करने पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है। यानी कि यदि आपके व्यापार से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हों तो वहाँ पर भी रोक लगा सकते हैं। फिर अगला अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अंतर्गत निजता का अधिकार और पसंद के जीवन साथी चुनने का अधिकार, यानी जो लोग मन मर्जी से विवाह करते हैं उनके लिए आर्टिकल 21 सहायता प्रदान करता है। यात्रा करने का अधिकार, इलाज कराने का अधिकार, शुद्ध ऑक्सीजन लेने का अधिकार भी शामिल है। फिर 21A, अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का जो स्थान है वो दिया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23, यह मानव शरीर तस्करी, बिना पैसे के काम और बाल श्रम का निषेध करता है। इसी में बंधुआ मजदूरी भी शामिल होती है, उसको रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के से कारखानों आदि में काम नहीं कराया जा सकता, यह अनुच्छेद 24 कहता है। फिर आता है अनुच्छेद 25, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। हिंदू शब्द में बौद्ध, सिख, जैन को भी शामिल किया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। यानी हिंदू जो हैं वो बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट, जो कि हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में उसको पढ़ते हैं, और इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 का उपयोग करेंगे इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, जो कि 6वां मौलिक अधिकार है। और यदि हम हाई कोर्ट जाते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत इसका उपयोग करेंगे। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ओके। फिर है आपके लिए परमादेश, फिर है आपके लिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा, ओके। इसका आप इंग्लिश शब्द भी ध्यान रखेंगे, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिवरी, क्यू वारंटो। फिर है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 महिला एवं पुरुष को समान नागरिक अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क न्याय का अधिकार। तो सर्वाधिक समाजवाद इसी अनुच्छेद में देखने को मिलता है। यह है आपका 39 का मतलब है कि अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ये पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा राजनीति विज्ञान, संविधान के पोर्शन से ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र हो, है ना। कांस्टेबल से लेके PSC तक के पेपरों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिला एवं पुरुष को समान नागरिक अधिकार देना है, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 और निःशुल्क न्याय का अधिकार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 काम करने वालों को निर्वाह मजदूरी का बंदोबस्त, यानी जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए कम से कम सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए ताकि वह जीवन ठीक तरीके से गुजार सकें। तो मनरेगा का प्रावधान इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। मनरेगा में पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब उसको नाम बदल दिया गया है उस योजना का, BBG रामजी योजना कर दिया गया है। अब उसमें आपके लिए 125 दिनों का रोजगार दिया गया है।
अनुच्छेद 44, इसमें नागरिकों के लिए समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। इसी कानून के अंतर्गत 19 सितंबर 2018 को 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया है। अनुच्छेद 45, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष तक का प्रावधान आपका अनुच्छेद 21A में है। और वहीं अगर हम जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि आंगनवाड़ी में हम जिसको देखते हैं, आंगनवाड़ी में जो शिक्षा दी जाती है, कहीं ना कहीं यह आर्टिकल 45 का ही वो क्रियान्वयन होगा। अनुच्छेद 47 क्या है? राज्य द्वारा जीवन स्तर सुधारने के लिए मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी ये पोषण और स्वास्थ्य के लिए सुधार करने के लिए राज्य का अधिकार है, अनुच्छेद 47। इसलिए शराब पर कई बार प्रतिबंध लगा सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? दुधारू पशुओं के वध पर रोक यानी गौ हत्या पर प्रतिबंध इस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। 48 है ना, क्योंकि गौ हत्या और दुधारू पशु है गाय, इसलिए। फिर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 48 का, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्यों द्वारा पॉलीथीन पर प्रतिबंध इसी के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण, ताजमहल, लाल किला इत्यादि का जो संरक्षण है, अनुच्छेद 49 उसके लिए निर्देश देता है। फिर आता है अनुच्छेद 50, राज्य में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण इससे किया जा सकता है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विदेश नीति इसी से संबंधित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए हमारा देश उस पर काम करता है, इंडिया। तो अनुच्छेद 51 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है और हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 का में, है ना, इसका प्रावधान किया गया है, जो कि हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं सोवियत रूस से। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य थे उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? उसमें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ऐसा किया था। अनुच्छेद 52, अब इसमें हम कार्यपालिका की ओर बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। 55 में चुनाव की प्रक्रिया होगी। 60 में राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान होगा। और भारत में राष्ट्रपति चुनाव के बाद 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं, ऐसा इसमें बता रहे हैं। फिर है राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, यह अनुच्छेद 71 में है। 72 में क्षमादान की शक्तियाँ, यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई सज़ा दी गई है तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है, उसमें कमी कर सकता है या उस सज़ा को किसी दूसरी सज़ा में बदल सकता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं नियुक्त होता है, क्योंकि सभी सांसद निर्वाचित होते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री है वह भी सांसद ही होता है, उसको उन्हीं सांसद में से उठाकर नियुक्त कर देते हैं। तो ये अनुच्छेद 75 के तहत होता है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? कि भारत का महान्यायवादी। 79 में ये भी पूछा जा सकता है, बहुत पूछते हैं इसको, अनुच्छेद 76 को, महान्यायवादी को। फिर है आपके लिए संसद, 79 में है, आर्टिकल 79 में संसद का प्रावधान है। फिर है आपके लिए अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है।
और अनुच्छेद 100 में है सदन के लिए आवश्यक गण पूर्ति या कोरम। लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत का प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। पहली बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 को हुई थी। ठीक है। साधारण विधेयक का प्रावधान 107 अनुच्छेद में है। धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 में है। तो आप इसको 10 का नोट वो भी आपके लिए धन हो सकता है, ऐसे 110 से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसका धन विधेयक होगा या नहीं होगा उसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि धन विधेयक है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या उसको जानकारी देकर ही उसको सदन में लाया जाता है। और धन विधेयक निश्चित रूप से लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 112 में आपका बजट का प्रावधान है जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक का प्रावधान करता है, वित्त विधेयक का प्रावधान। 118 संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका प्रावधान किया गया है 118 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश देने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? यदि किसी विशेष विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो और उस टाइम पर संसद ना चल रही हो तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने आदेश के द्वारा उसको कानून घोषित कर सकता है। फिर आपका देश का सर्वोच्च न्यायालय यह अनुच्छेद 124 में है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का उल्लेख 129 में है और यह प्रावधान करता है कि न्यायालय के निर्णय भविष्य में बाध्यकारी होंगे। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल या प्रारंभिक जो अधिकार है वह अनुच्छेद 131 में उल्लेखित होता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसको देखेगा। 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनः विचार कर सकता है, यानी अपना निर्णय बदल भी सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्री ऑर्डर जारी करना। जो कि राम जन्मभूमि के मामले में इसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 142 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी थी। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अयोध्या विवाद, कावेरी विवाद पर सलाह इसी अनुच्छेद के तहत ली गई थी। 148 अनुच्छेद कैग यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। अनुच्छेद 149 में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 149। 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, लेकिन इसको मृत्युदंड में क्षमादान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता, वो केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होती है? एक मंत्री परिषद का उल्लेख 163 में किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। 161 में राज्यों में विधान मंडलों की व्यवस्था है। 169 राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या उन्मूलन हो सकता है। हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। आप कमेंट करके बताएं कि कितने राज्यों में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। ओके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी आगे जो
राजनीति या फिर अन्य विषय से संबंधित एमपीजी के या एमपी पीएससी के लिए जो भी परीक्षाएँ होती हैं उनके पेपर संबंधी जानकारी मिलेगी। अनुच्छेद 170 राज्य में विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 171 में राज्य में विधान परिषदों की संरचना कैसी होगी, इसके बारे में भी अनुच्छेद 171 कहता है। संरचना का प्रावधान 171 और सृजन या उन्मूलन के लिए 169 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 202 इसमें राज्य का बजट, जबकि केंद्र में 112 अनुच्छेद में केंद्र के बजट की बात की गई थी। फिर आता अध्यादेश, तो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति 213 में है, जबकि 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। 214 इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, हाई कोर्ट का प्रावधान है। 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की बात 231 करता है। फिर आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, तो 243 है ये। इसका 243A में ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। 243B पंचायतों के गठन की बात करता है, एक ग्राम सभा का गठन की बात कर रहा था। 243A ग्राम सभा का गठन, 243B पंचायतों का गठन। चुनावों के लिए, पंचायतों के चुनाव के लिए 243K। फिर आता है अनुच्छेद 262, तो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में जल से संबंधित विवादों का निपटारा। और 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। 266 में एक में है संचित निधि और 266(2) में है लोक लेखा निधि। 267 में आकस्मिक निधि। 279A GST परिषद का गठन। 280 वित्त आयोग का प्रावधान। तो ये सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इनको आप एक बार से 2 बार 3 बार भी देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सभी पेपरों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमारी जानकारी में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 300A इसमें हमने संपत्ति के अधिकार को रखा है, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, अब वह एक कानूनी अधिकार है। इसको हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया था। अनुच्छेद 312 इसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है, यानी कि UPSC, स्टेट PSC की बात 315 करता है। 323A इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात की जा रही है। 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन का। 326 अनुच्छेद 326 जो कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने का जो अधिकार है उसको रखा गया है, और वोट देने का अधिकार एक क्या है, संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 330 इसमें लोकसभा में SC ST वर्ग के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो अनुच्छेद 104 था, संविधान संशोधन 104वां जो हुआ 2019 में, इसमें एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में 2 सीटों को इसके लिए इसको समाप्त कर दिया है। पहले 2 सीटें आरक्षित होती थी। फिर आता है अनुच्छेद 338 तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग। 338A में ST आयोग। 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसकी बात की गई है। 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, 1962, 1971 और 1975। 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975। फिर आता है अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि संवैधानिक तरीके से राज्य नहीं चलता है, तब राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन
उत्तर प्रदेश राज्य में लगा हुआ, मतलब लगाया गया। फिर है आपके लिए वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में है, जो कि अब तक नहीं लगाया गया है, भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 365, यानी 56 में भी है, 65 में भी है, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में प्रावधान थे इसमें, और 5 अगस्त 2019 को इसके कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया है, यानी पूरा 370 समाप्त नहीं किया, उसके कुछ प्रावधानों को समाप्त किया है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 371, जिसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, तो इसको देखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो 371 में है महाराष्ट्र गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। ओके, फिर ABCDEFGHIJ तक, इसको आपको ध्यान रखना है, क्रम से पूछा जाता है। तो पहले में तो हो गया 371 में महाराष्ट्र गुजरात। फिर आता है 371A, नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। फिर आता है असम राज्य के लिए प्रावधान। सी में आता है मणिपुर राज्य के लिए प्रावधान। डी में आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला था, तो दोनों राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। डी में एफ, देखिए ई यहाँ पर गायब है, ई नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है। एफ में क्या है, फिर ध्यान रखना, ई नहीं है, एफ है, सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। जी मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। एच अरुणाचल राज्य के लिए विशेष प्रावधान। फिर आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटक, सबसे लास्ट में कर्नाटक, यानी जे फॉर जग, कर्नाटक आ जाएगा। इसको आप क्रम से किसी भी प्रकार से याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। हमने लगभग 100 अनुच्छेद पर बात की। देखिए आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, यानी आप अगर कुछ आर्टिकल याद रख लें जो कि केंद्र सरकार से संबंधित है, और उसमें यदि हम 89 प्लस कर दें तो मुख्यमंत्री से या फिर हम कहें राज्य से संबंधित कुछ आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि प्रधानमंत्री, जो प्रावधान है प्रधानमंत्री का प्रावधान, वो अनुच्छेद 74 में है, तो मुख्यमंत्री का 163 में है, 89 जोड़ दिया। क्षमादान यहाँ राष्ट्रपति के लिए 72 में है, यहाँ 161 में है। महान्यायवादी 76, यहाँ महाधिवक्ता 165। संसद 79, विधानमंडल 168। राज्यसभा 80, यहाँ 169। लोकसभा 81, विधानसभा 170। चलिए, उम्मीद है आपको यह वीडियो, यह क्लास निश्चित रूप से बेनिफिशियल रही होगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे किसी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।